$1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी यानी 35 करोड़ आपको सिर्फ मिलेंगे एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आज की वीडियो इसी के बारे में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि तकरीबन 35 करोड़ मिल रहे हैं सिर्फ लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए, और आपका कोई बॉस नहीं होगा वहां पर आपके साथ जो आप पर नजर रख सके। आप जब चाहे सो सकते हैं, आप जब चाहे उठ सकते हैं, आप जब चाहे व्यू एंजॉय कर सकते हैं, आप जब चाहे फिशिंग कर सकते हैं। आपका सिर्फ एक काम होगा और वो ये कि आपको मेक श्योर करना है कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट हमेशा जलती रहे और वो सही से काम करती रहे। बस यही काम था और 35 करोड़ आपको इसी के ही मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यही ख़त्म होती है और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना। क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच है और इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए अपनी CV भेजें, ये बात भी सुन लें कि वहाँ पर आपके साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं होगा। वहाँ पर आप बिल्कुल अकेले होंगे। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि वहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान आते हैं और जो तूफ़ानी लहरें होती हैं वो लाइट हाउस के टावर से 10 मीटर ऊंची होती हैं। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी एक रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह लाइट हाउस का कीपर एक बहुत बड़े तूफान और उसकी लहरों में फंसा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें लाइट हाउस को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर घेर लेती तो उस इंसान की जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप में अभी भी हिम्मत है इस जॉब के लिए अप्लाई करने की। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके भी जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लाइट हाउस को बनाने की क्या ज़रूरत है और इसमें लगी हुई लाइट को जलते रहने की भी क्या ज़रूरत है, और कोई क्यों इस जॉब के लिए इतना पैसा देगा। ये सब जानने के लिए हमें लाइट हाउस की शुरुआत से देखना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये बात है एंशिएंट ज़माने की, जब सफ़र करने के लिए ना तो रोड्स हुआ करते थे और ना ही गाड़ियाँ। तो लंबा सफ़र तय करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस, वो एक ज़बरदस्त सेलर था और अपने ख़तरनाक समुद्री सफ़र के लिए जाना जाता था। और इनके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शुरू में शिप्स लकड़ियों की बनी हुई होती थी, लेकिन एक रात कैप्टन मार्सियस पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था और वहाँ पानी में नीचे बड़े बड़े पत्थर थे और उनकी शिप उन पत्थरों से टकराती है और शिप में बहुत बड़ा सुराख हो जाता है, जिससे उनकी शिप तो डूब जाती है लेकिन उनकी जान बच जाती है और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो ऐसा सोल्यूशन होगा जो उनको इस तरह के खतरे से पहले ही खबरदार कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आपको पता है कि ओशंस कितने बड़े हैं और पैसिफिक ओशंस को तो आप छोड़ ही दें। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड इकट्ठा करके एक जगह जमा करें, 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, तो भी पैसिफिक ओशन उससे ज़्यादा बड़ा है। इसको छोड़े अगर हम 5 मून भी इस एरिया में रख दें तो भी पैसिफिक ओशन ज़्यादा बड़ा है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है और कैसे कोई इंसान 438 दिन के लिए वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। जब पुराने ज़माने में सेलर्स खुले पानी में सफ़र कर रहे होते थे तो उनको नहीं पता होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और उसका रास्ता कहाँ से है। नेविगेशन उस दौर का सबसे बड़ा मसला था। GPS या कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके कि उनका रास्ता किस तरफ से है, क्योंकि GPS इन्वेंट हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए वो अवेलेबल था 1978 में। आज के दौर में अगर आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अक्सर औकात मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप सोचिए उस वक्त इन सेलर्स का क्या हाल होगा। तो इसलिए सेलर्स को सूरज और सितारों पर रिलाई करना पड़ता था और कुछ शुरुआती नेविगेशन टूल्स पर। बगैर नेविगेशन के इस खतरनाक समुद्र को पार करने की वजह से 3-4 और मुसीबतें आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। कैप्टन एलिस अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर रहे थे और अचानक से रात में बादल आ जाते हैं और पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं।
और बादलों की वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिन सितारों की वजह से कैप्टन एलिस अपना रास्ता तलाश कर रहे थे। और फिर समुद्र में एक बहुत तेज तूफान आता है और ये रास्ता भटक जाते हैं। और जब सुबह होती है तो ये अपने आप को समुद्र में गुम हुआ पाते हैं। और क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए, और भूख से उनका बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। आपको भी पता है कि हम इंसान समुद्र का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है और समुद्र का पानी पीने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग एक बहुत बड़े ओशन यानी पानी में मौजूद होने के बावजूद भी प्यासे थे। इनके बहुत से क्रू मेंबर मर जाते हैं और आखिरकार बड़ी मुश्किल से कैप्टन को एक लैंड नज़र आती है और वो वहाँ पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में वहाँ का रूलर था प्टोलेमी II फिलाडेल्फस। उसका किंगडम उस वक्त का एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, और इसके साथ देखें कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप्स रात के वक्त इस जगह से तेजी से गुजर रही थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकरा जाती थी। ये शिप्स भी डूब जाती थी और इनके कार्गो भी ज़ाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। किंग प्टोलेमी ने अपने किंगडम की मेरीन ट्रेड के रूट की सेफ्टी के लिए उस वक्त के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स सोस्ट्रेटस और स्नीडस को बुलाया और उनसे इस सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया। रोशनी के एक बड़े से मीनार को बनाना जो शिप्स को गाइड करेगा सेफ्टी की तरफ, और साथ ही इनको वार्न भी करेगा पानी के लहरों के नीचे मौजूद खतरे से। डिटर्मिनेशन के साथ ये दोनों काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि जो चीज़ वो बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स बनने वाला है एंशिएंट वर्ल्ड का। द फैरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइलैंड ऑफ फैरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया। इसकी हाइट 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती रहती थी और इस लाइट हाउस को हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से एक माना गया था। ये लाइट हाउस इसके साइज की वजह से अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिज़ाइन था। सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से नजर आती थी। जैसे ही लाइट हाउस बनने की बात फैलती है तो सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये काम ये लाइट हाउस कर रहा था। और ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बन गया सेलर्स के लिए, और यहाँ से ही फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारों पर बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज़्यादा शुरू हो गई तो समुद्र के ट्रेड रूट्स के बीच में जहाँ पत्थर पानी के ज़्यादा करीब होते थे और जिन पत्थरों से शिप को ज़्यादा खतरा होता था कि ये इन शिप्स को डुबा ना दें, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशंस पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलते हैं। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि हर वक्त लकड़ियां, कोल और ऑयल अवेलेबल हो आग जलाने के लिए। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स आए थे, लेकिन आग की रोशनी इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई तो ये लाइट हाउसेस भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स पर शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी लाइट आग की बनिस्बत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब सवाल आता है कि लाइट हाउस की लाइट को मीलों दूर तक कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका जवाब है लेंसेज। 18वीं सदी तक इन लेंसेज को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस वक्त के इंजीनियर्स को एक बात पता चली कि लाइट को और ज़्यादा फोकस किया जा सकता है अगर लेंस को हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्नेल। इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन था। इन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और उसके डिज़ाइन को इस तरह से बनाया कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रेस्नेल लेंसेज लगे हुए हैं। फ्रेस्नेल की वजह से लाइट हाउसेज की लाइट को मीलों दूर से देखा जा सकता था।
और इस तरह लाइट हाउसेस की लाइट की वजह से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो वो जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में जॉब बताई थी कि जुमान लाइट हाउस में रहने के लिए आपको 35 करोड़ मिलेंगे, लेकिन आपका काम सिर्फ ये होगा कि उस लाइट हाउस की लाइट प्रॉपर और हमेशा जलती रहे। अब भी क्या आप इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? मुझे ज़रूर बताएं। ये लाइट हाउस एशियन ज़माने में बना था, लेकिन इसने पूरी दुनिया की मैरीन ट्रेड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।